कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने लोगों को संबोधित किया। केशव प्रसाद ने कहा कि पूरे यूपी में कमल का फूल की लहर चल रही है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की है। उस आंधी में सपा बसपा कांग्रेस उड़ करके कहां जा रहे हैं उनका कोई पता नहीं चल रहा है। 2014 से 2022 तक चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन दलों का कहीं अता पता नहीं चला है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, गरीबों का हक लूटने वाले लोग हैं। कुशीनगर की जनता से मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मुझे कुशीनगर आने का जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ की जनता के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो मेरा भी मान सम्मान बढ़ाती है और कमल खिलाती है और डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके यहाँ हमारे हाटा नगर पालिका सहित जनपद में नगर के सर्वांगीण विकास के लिए साथ दे, यही निवेदन करके अपनी बाड़ी को विराम। धन्यवाद। मौर्य कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो गिरवी रख रही है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार देश भेज देगी, इसमें क्या करें? अभी देखिए उनके बयान पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके बयान का कोई महत्व सपा पे नहीं है। वो तो श्री अखिलेश जी के भोटू है, उसके अलावा कुछ। और मुजफ्फरनगर में नगर पालिका चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के समर्थन में रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री यूपी सरकार कपिल देव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और प्रत्याशी पति गौरव स्वरूप ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पूरे शहर से होकर गुजरेंगे। युवाओं में जोश है, बहुत बड़ी संख्या में युवा आए हैं। अनुशासन में चलें, व्यवस्था बना के चलें और पूरे शहर में एक संदेश दें कि इस शहर का युवा चाहता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। यही उद्देश्य आज की रैली का। मंत्री जी राकेश शर्मा सपा नेता ने एक बयान दिया है चुनावी बैठक में, चोर बताया दूसरे प्रत्याशी को, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैंने शुरू में कहा था इस चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहिए। भाषा का संयम सबको रखना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या हमारा पक्ष हो। हम इस चुनाव के एजेंडे में इस मुजफ्फरनगर के विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं। हम व्यक्तिगत एजेंडे पर इस चुनाव को नहीं लड़ रहे। प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, मुजफ्फरनगर में हमारी सरकार होगी तो हम बेहतर तरीके से मुजफ्फरनगर में विकास कर पाएंगे, सफाई व्यवस्था ठीक कर पाएंगे। तो मैं इसे व्यक्तिगत एजेंडे पर नहीं ले जाना चाहता किसी के पक्ष में। और रामपुर का नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव लगातार अपने चरम सीमा पर पार करता जा रहा है। 4 तारीख को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, तो वही रामपुर की विधानसभा 34 वार्ड डांडा उपचुनाव की वोटिंग 10 मई को होनी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार जनसभाएं और पैदल रोड शो कर रहे हैं। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह सरकार भी बनेगी। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1975 में जब हम गिरफ्तार हुए, तुमसे भी छोटी उम्र के थे, और बनारस जिले में ये बात आम थी कि अब कभी नहीं छूटेंगे, हमेशा बंद रहेंगे और मार दिए जाएंगे। स्लो पॉइजनिंग तो शुरू हो गई थी, घी में जहर दिया जाता था, मार दिए जाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि पार्लियामेंट ने मिसेस इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खारिज कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हिंदुस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजीपुर नगर पालिका के आम घाट पार्क पहुंचे, जहां पर सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कोई अपना वोट बेच करके अपनी तिजोरी भरता है, कोई अपराधियों को संगत कर करके जमीन मकान दुकानों पर कब्जा करता है, बाहर का उद्योग चलाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आसान देने का काम करती है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है। ये सपा वाले समझते कि असंगठित उनकी जागीर है, उनके बंधुआ वोट बैंक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भरकम संख्या में इस बार यादव ही कमल के फूल को देने जा रहा है। इसमें कोई गलतफहमी मत रखना मेरे मित्रों।
और अपना दल के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने नूर महल पहुंचकर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली से मुलाकात की है। रामपुर स्वार डांडा 34 विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां और नवेद मियां ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अंसारी के समर्थन की घोषणा की है। और वहीं कुशीनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिले की कमान संभाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता एक तरफ चुनावी मैदान में उतरे हैं तो वहीं सपा ने भी अपने प्रत्याशियों के लिए जी जान लगाई हुई है। नगर निकाय चुनाव निहायत स्थानीय स्तर का चुनाव है। स्थानीय स्तर पर इससे मुद्दों पर चुनाव होता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी या अन्य तमाम मंत्रियों यहाँ रात दिन एक भी कर दें तो उनकी दाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक भाजपा की सरकार रही। सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC आदि को की सरकार ने भेज दिया। कहते हैं डबल इंजन की सरकार। अब अपील करते और वे रामपुर का नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव लगातार अपने चरम सीमा पार करता जा रहा। 4 तारीख को नगर निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है तो वहीं रामपुर की विधानसभा 34 वार्ड डांडा उपचुनाव की वोटिंग 10 मई को होनी है। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह सरकार भी बनेगी। 1977 में जब इमरजेंसी और वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस चुकी हैं। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी आज रतसर नगर पंचायत में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने वोटरों को समझाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर हैं बड़े बड़े पहलवान। जब भी हम देश के गृह मंत्री से टकरा सकते हैं तो मुख्यमंत्री से भी हम टकरा सकते हैं। करोगे दूसरे का, रहोगे पार्टी में। आप बताओ, पार्टी में रहने लायक को नेता है? राजभर बस्ती में जाके कह रहे हैं हम अलग लड़ा रहे हैं, पवन सिंह अलग लड़ा रहे हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह का है, ये ओम प्रकाश राजभर है। बड़े बड़े पहलवान। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नकुल दुबे ने कहा कि बीजेपी के सारे चुनाव में जीत हासिल करना चाहती हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों का बीजेपी ज्वाइन करना यह अपने आप में खबर पूरी तरह से झूठी है। आपने वीडियो वायरल किया कि करोड़ों रुपए की मदद होगी, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, तमाम तरह की बातें फैल गई थी और आपने वाहवाही किया। और आज परिवार से पूछ लीजिए, श्रोत दीक्षित से पूछ लीजिए क्या हमको नौकरी मिल गई, क्या हमको 1 करोड़ का मुआवजा मिल गया। वो उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की हल्की फुल्की बातों को करता है तो बहुत आघात होता है, बहुत तकलीफ होती है। आपने निकाल दिया बात, मैं हिंदुस्तान को आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस के 12 उम्मीदवार किस आधार पर निकाल दिया जानना चाहते हैं। एक भी उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है उसने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। और अगर आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन की डिमांड पर वो राजनीतिक पार्टी जिसने देश की आजादी में अपना योगदान करने का काम किया, जिसने 70 सालों में इस देश को। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मथुरा जिला जज को दोनों पक्षों को नए सिरे से सुनकर सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया और इसी के साथ कोर्ट ने पोषणीयता के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिका को खारिज कर दिया है। मूलतः ये विवाद था, एक सिविल सूट फाइल हुआ था जिसमें 1961 में जो एक कंप्रोमाइज हुआ था जिसमें 13 एकड़ जमीन शाही मस्जिद को दी गई थी, उसको चैलेंज किया था। उस सूट को इनिशियली ट्रायल कोर्ट सिविल जज ने डिसमिस कर दिया था, जिसके विरुद्ध उनके वादीगण ने एक रिवीजन फाइल किया था जिला जज मथुरा के यहाँ और उस जिला जज ने उसको अलाउ किया और उसको अलाउ करने के साथ साथ जिला जज साहब ने ये भी होल्ड कर दिया था
कि सिविल सूट भी मेंटेनेबल है और ये सारी प्रोसीडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर नहीं है, वक्फ एक्ट से बाहर नहीं है। सारी फाइंडिंग हमारे अगेंस्ट रिकॉर्ड कर दी थी, जिसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा रिट पिटीशन फाइल करके चुनौती दी गई थी, जिसको आज माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाटिया ने अलाउ कर दिया है और मैटर ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया है, और ये कहते हुए कि जिला जज ने जो भी फाइंडिंग रिकॉर्ड की है वो पढ़ी नहीं जाएंगी और ट्रायल कोर्ट उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा। और सारी पार्टियों को ये लिबर्टी दी है कि वो जो भी अपने कंटेंशंस हो वो ट्रायल कोर्ट के सामने कंटेंशंस ऑब्जेक्शंस रख सकते हैं और उसको ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसाइड करेगी। और डिसाइड करते समय जिला जज द्वारा रिकॉर्ड की गई किसी भी फाइंडिंग को पढ़ा नहीं जाएगा और देखा नहीं जाएगा। और वहीं विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों से अब एक अपील की है। उन्होंने कहा कि चाहे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन खेल की गतिविधियों को बंद ना किया जाए। जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। मेरे पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए। ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये आरोप मुझे लगा है। इस आरोप से बाहर निकलना मेरा काम है। मैं न्यायपालिका की प्रतीक्षा करूंगा, पुलिस की जांच की प्रतीक्षा करूंगा। माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर्स एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी की सजा पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि पहले इनके खिलाफ गवाही नहीं देते थे और इनके खौफ से न्यायालय भी अब मामले से सुनवाई से इनकार कर देते थे। मुख्तार को हुई सजा बदलते यूपी की निशानी है। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। और संत कबीर नगर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव के दूसरी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर सुरेंद्र यादव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव के शुभ चिंतकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया और उन्होंने मंच से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी किया। माफिया अतीक अहमद की जरायम की दुनिया ध्वस्त हो चुकी है। बची है तो अब केवल उसकी बीती शाइस्ता और कुछ ऐसे साथी जो कभी अतीक के बिल्कुल दाहिने हाथ हुआ करते थे। शाइस्ता इस वक्त फरार है और पुलिस उसे हर जगह तलाश रही है। इसी खोजबीन में पुलिस के हाथ सुराग लगा एक लेडी डॉन जिसका नाम मुंडी पासी है और पुरानी हिस्ट्री शीटर ये है और पुलिस को आशंका है कि यही वो पर्दा है जिसके पीछे शाइस्ता छिपती आ रही है। दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बार मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया गिल धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं की थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। आप कह रही है कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाए? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। किसने मरवाए? पता कर लीजिए कि अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। लाश भी नहीं मिली। हाँ। मूलचंद पासी की लाश भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक थे? कब और क्यों? क्या कारण? मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर मदरसों के अंदर सुनने को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि आधुनिकीकरण मदरसा टीचरों की लगभग 50 महीने से रुका हुआ वेतन उन्हें नहीं मिला और उसको दिलवाया जाए। साथ ही उन्होंने असम में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो मदरसों में तो ईद की छुट्टी है, अगर दिखाया भी गया तो मैंने तो पहले भी इस बात की दरख्वास्त करी थी मोदी जी से कि जो आधुनिकीकरण टीचर्स हैं उनकी लगभग 50 महीने से
सेंटर ने तनख्वाह नहीं दी है। अब बेचारों की तनख्वाही कितनी है, 8,000 से लेके 12,000 तक। तो पहले उस पर ध्यान दें और उनके मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह दिलवाएं। दूसरा ये कि एक तरफ आप मदरसों के बच्चों को लुभाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आसाम में बुलडोजर चल रहे हैं मदरसों के ऊपर। आपके और 25 अप्रैल की रात परिवहन निगम का डेटा सर्वर हैक होने के बाद से निगम में अफरा तफरी मची है और यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद एमडी संजय कुमार को हटा दिया गया है और निगम प्रबंधन नोएडा स्थित रिकवरी सर्वर की मदद से अब एक नए सिरे से डेटा को तैयार किया जा रहा है। यूपी रोडवेज का मेन सर्वर पिछले हफ्ते हैक हो गया था। पूरे एक हफ्ते से लगातार बार्गेनिंग चल रही है और हैकर्स जो है लगातार 80 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ये ओरियन प्रो कंपनी का डाटा सर्वर बॉम्बे में था जिसे हैक किया गया। इससे सारी टिकटिंग प्रणाली को चौपट हो गई है। कंडक्टरों को मैनुअल टिकट बांटने पड़ रहे हैं और परिवहन निगम लगातार इसके प्रयास कर रहा था, लेकिन उसमें सफलता न मिलने के बाद अब निगम ने दूसरा सर्वर अल्टरनेट सर्वर तैयार कर लिया है और डेटा रिकवरी का काम शुरू कर दिया गया है। अब उत्तराखंड एसटीएफ ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आईलेट्स में हुई धांधली का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और यह गैंग पंजाब का है जो कि आईडीपी कंपनी की करवाई जा रही आईलेट्स की परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नकल करवाते थे। और पहाड़ों की रानी मसूरी में कल रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को एक बार फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। लगातार बारिश से जहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात मौसम की करें तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। जो मौसम इस समय चल रहा है ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने की आवश्यकता है हमें वो हो नहीं पाते। कई बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ करना है, ये तो बड़ी दिक्कत का है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यटन जो आ रखे पर्यटक वो कहीं ना कहीं इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरीके से सड़कों की हाल खराब है, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी है। देखिए मसूरी में सड़कों के तो पिछले 6 महीने से बहुत बुरा हाल है कि आप अगर किसी को इमरजेंसी कोई कार्य है तो वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जगह जगह पे सड़क खुदी हुई है और ऊपर से जब ये बारिश होगी है तो इसमें फिसलने का बहुत अधिक है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।